नमस्कार। भारत को आज़ादी कैसे मिली, ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबने सुनी है। पर आज चलिए इस कहानी के उन पन्नों को पलटते हैं जो अक्सर बंद ही रह जाते हैं। देखिए, जो कहानी हम सबको मालूम है वो कुछ ऐसी है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई एक शांतिपूर्ण संघर्ष था, है ना। महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन, सत्य और अहिंसा का रास्ता, और इसी के दम पर एक बहुत बड़े साम्राज्य को झुका दिया गया। पर सवाल ये है कि क्या सच में बस इतना ही था? क्या ये कहानी इतनी सीधी सादी है या फिर इसमें कुछ और भी था? कुछ ऐसे किरदार, कुछ ऐसे मोड़ जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि ब्रिटिश राज के खिलाफ जो गुस्सा था वो कोई एक दो दिन का नहीं था। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी थीं। बात है 1857 से भी पहले की। अंग्रेज एक के बाद एक ऐसी नीतियां ला रहे थे जिनसे भारतीय राजाओं और आम लोगों का खून खौल रहा था। एक थी लॉर्ड डलहौजी की कुख्यात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब अगर किसी राजा का बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधा अंग्रेजों का। सोचिए, इसी बहाने उन्होंने झांसी को हड़प लिया, फिर 1856 में अवध पर भी कब्जा जमा लिया। माहौल में बारूद तो भरी चुका था, बस एक चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी बनकर आए नए राइफल के कारतूस। और जब 1857 का महाविद्रोह हुआ तो उसने वाकई ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। हाँ, ये सच है कि अंग्रेजों ने इसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, पर एक बात साफ हो गई थी कि अब हिंदुस्तानी चुपचाप सब कुछ सहने वाले नहीं थे। यहीं से भारत और ब्रिटेन के रिश्ते ने एक नया और ज्यादा टकराव वाला मोड़ ले लिया। विद्रोह के बाद लड़ाई सिर्फ बंदूक और तलवार तक सीमित नहीं रही। एक और मोर्चा खुला, और वो था दिमागी और आर्थिक मोर्चा। यहाँ सामने आए दादाभाई नौरोजी, जिन्होंने ड्रेन थ्योरी दी। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया कि कैसे अंग्रेज बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से भारत का सारा धन निचोड़कर ब्रिटेन ले जा रहे हैं, और इसी वजह से भारत कंगाल होता जा रहा है। इस थ्योरी ने पढ़े लिखे भारतीयों की आंखें खोल दी। उन्हें समझ आया कि ये राज दरअसल एक लूट है। अच्छा, तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जिससे हम सबसे ज्यादा वाकिफ हैं। ये दौर था महात्मा गांधी का, और यहीं से शुरू हुई मास पॉलिटिक्स, यानी जन आंदोलनों की राजनीति। गांधी जी एक नया हथियार लेकर आए, सत्याग्रह, यानी सच के लिए लड़ना पर बिना हिंसा के। और इसे उन्होंने 3 बड़े आंदोलनों में इस्तेमाल किया। सबसे पहले 1920 का असहयोग आंदोलन, फिर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी सबसे बड़ी पहचान है दांडी मार्च, और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा। इन आंदोलनों का असर ये हुआ कि आज़ादी की लड़ाई कुछ नेताओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश के लाखों करोड़ों आम लोग इससे सीधे जुड़ गए। पर एक मिनट, क्या हर कोई गांधी जी के अहिंसा वाले रास्ते से सहमत था? बिल्कुल नहीं। एक दूसरा रास्ता भी था, एक दूसरा नजरिया, जो मानता था कि आज़ादी के लिए हथियार उठाना ही पड़ेगा। तो यहाँ हमें आज़ादी की लड़ाई के 2 अलग-अलग रास्ते साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ कांग्रेस और गांधी जी का सत्याग्रह, शांतिपूर्ण विरोध, और दूसरी तरफ थे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी, जिनका फलसफा बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि आज़ादी भीख में नहीं मिलेगी, उसे छीनना पड़ेगा, और जरूरत पड़ी तो लड़कर। इन क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA जैसे संगठन बनाए। इनका मकसद एक ही था, सशस्त्र क्रांति। अपने मिशन के लिए पैसा जुटाने के लिए इन्होंने काकोरी में ट्रेन लूटने जैसे बड़े और साहसी कदम भी उठाए। इनका सबसे बड़ा लक्ष्य था देश के नौजवानों के दिलों में क्रांति की आग जलाना। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, दूसरा विश्व युद्ध। इस एक घटना ने, आप कह सकते हैं, पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। ब्रिटिश साम्राज्य की कमर टूट गई और भारत की आज़ादी की आवाज़ और भी बुलंद हो गई। और इसी उथल-पुथल के बीच एक ऐसा लीडर सामने आया जिसका रास्ता सबसे अलग था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनका नारा आज भी गूंजता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने मौके का फायदा उठाया और अंग्रेज़ों के दुश्मनों की मदद से आज़ाद हिंद फौज बनाई। ये जो आज़ाद हिंद फौज थी, यानी INA, इसमें ज़्यादातर वही भारतीय सैनिक थे जिन्हें लड़ाई के दौरान बंदी बना लिया गया था। देखिए, मिलिट्री के हिसाब से भले ही उनका अभियान पूरी तरह सफल नहीं हुआ, पर इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़बरदस्त था। इसने अंग्रेज़ों के मन में एक गहरा डर बैठा दिया कि अब वो अपनी फौज के भारतीय सिपाहियों पर भी भरोसा नहीं कर सकते।
तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर अंग्रेज भारत छोड़कर गए क्यों? क्या कोई एक वजह थी या फिर कई अलग अलग चीजें एक साथ हुईं जिसने उन्हें जाने पर मजबूर कर दिया? वो कौन सी आखिरी कील थी जिसने ब्रिटिश राज के ताबूत को बंद कर दिया? क्या वो दशकों से चल रहे जन आंदोलन थे या फिर अपनी ही सेना के विद्रोह का खौफ? एक थ्योरी तो ये कहती है कि गांधी जी के आंदोलनों ने सालों साल की मेहनत से अंग्रेजों की मॉरल अथॉरिटी को ही खत्म कर दिया था। मतलब उन्होंने भारत पर राज करना इतना मुश्किल बना दिया था कि अब अंग्रेजों के लिए यहाँ टिके रहना लगभग नामुमकिन हो गया था। दूसरी थ्योरी का इशारा है सेना के विद्रोह की तरफ। जब आईएनए के सैनिकों पर दिल्ली में मुकदमा चला तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। और उसके ठीक बाद 1946 में जब रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों ने बगावत कर दी तो अंग्रेजों को एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि जिस सेना के दम पर वो राज कर रहे थे, अब वो सेना ही उनके हाथ से निकल रही थी। पर रुकिए, एक तीसरा और शायद सबसे मजबूत कारण और भी है जिसकी बात अक्सर कम होती है, और वो कारण है पैसा। वर्ल्ड वॉर II ने ब्रिटेन की इकोनॉमिक हालत इतनी खराब कर दी थी कि पूछिए मत। युद्ध खत्म होते होते उन पर अकेले अमेरिका का करीब करीब $4.2 बिलियन का कर्ज था। आसान भाषा में कहें तो ब्रिटिश साम्राज्य कंगाली की हालत में था। और दुनिया में अब एक नई सुपर पावर उभर चुकी थी, अमेरिका। और अमेरिका को ये पुराने साम्राज्य वाला सिस्टम पसंद नहीं था। उन्हें तो भारत जैसे बड़े बाजारों में सीधा ट्रेड करना था, जिसमें अंग्रेजों का राज एक रुकावट था। तो अमेरिका ने अपने कर्ज का इस्तेमाल किया और ब्रिटेन पर दबाव डाला कि अब बस बोरिया बिस्तर समेटो और कॉलोनियां खाली करो। तो इन सब वजहों के चलते आखिरकार वो दिन आ ही गया। आज़ादी मिली, लेकिन इस आज़ादी की एक बहुत भारी, बहुत दर्दनाक कीमत भी चुकानी पड़ी। 1947 में भारत आज़ाद तो हुआ, पर एक बटे हुए देश के रूप में। पार्टीशन यानी देश का बंटवारा एक ऐसी त्रासदी जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां उजाड़ दी और हमेशा के लिए इतिहास पर एक गहरा जख्म छोड़ दिया। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या भारत की आज़ादी किसी एक रास्ते की जीत थी या ये कई धाराओं का संगम था, जिसमें अहिंसक आंदोलन भी थे, क्रांतिकारियों का बलिदान भी था, सेना का विद्रोह भी था और दुनिया का बदलता हुआ आर्थिक समीकरण भी। इन सब ने मिलकर ही शायद उस साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डुबो दिया। सोचने वाली बात है ना?